राइट्स समझ लेते हैं कि किस प्रकार के हमें राइट्स मिले हैं। तो 2-4 बातें आपको राइट्स के बारे में समझनी है। फर्स्ट ये कि जो ज़्यादातर राइट्स हैं वो नेगेटिव वे में दिए गए हैं। जो नेगेटिव कैसे? अ, जो अथॉरिटीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिनके पास पावर है कि आप इन राइट्स को मतलब उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस वे में ये नेगेटिव है। अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव वे में नहीं होता, तो हमारे जितने भी राइट्स होते हैं, जिनके पास पावर होता है, वो ले लेते। कुछ स्टेट के खिलाफ भी राइट्स हैं कि भाई स्टेट ये चीज़ नहीं कर पाता तो आप जा सकते हो कोर्ट के पास। उसके बाद अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, ठीक है? कोई भी अपर क्लास का पर्सन अनटचेबिलिटी मतलब छुआ-छूत मानता है या इस टाइप का चीज़ कर सकता है, तो आप डायरेक्टली ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना हुआ, ठीक है? उसके बाद माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है आर्टिकल 29 में, यस, ठीक है? सोसाइटी से हैं क्योंकि माइनॉरिटीज़ कैसे बनते हैं, जब कोई मेजॉरिटी बनता है और कुछ इश्यूज़ होती हैं तभी ना। उसके बाद कुछ राइट्स इंडिविजुअल को मिले हैं, कुछ ग्रुप्स को मिले हैं। 27, 29, 30 वगैरह में जो रिलीजियस राइट्स वगैरह हमें मिल रखे हैं, वो एज़ अ ग्रुप मिले हुए हैं हमको, ठीक है? और देखिए, जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, राइट्स को इसीलिए नेगेटिवली बनाया गया है कि स्टेट उनको ना ले सके, और ये चीज़ आप इंडिया पे भी अप्लाई कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है? और प्रोटेक्शन उस राइट का करना या किसी को शोषण से बचाना, कौन इस चीज़ को मैनेज करेगा? लॉ, या जो हमारा न्याय देने का एक अलग डिपार्टमेंट जो बनाया जाता है, वो करेगा, ठीक है? न्यायालय करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको अमेरिका में पता है कि रेस से संबंधित बहुत सारी इश्यूज़ हैं, मतलब वाइट एंड ब्लैक में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चलता है, ठीक है? तो अगर ऐसा कोई भी इश्यू होता है जहाँ पे वाइट और ब्लैक के बीच में कुछ अ, अनबन हो जाती है, कुछ कुछ इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इसको सीधे कौन देखेगा? इसको क्रिमिनल लॉ देखा जाएगा। मतलब ये इसको एकदम वो बना दिया जाएगा कि ये क्राइम है, ठीक है? आप जो ब्लैक के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, सीधे वो आप क्रिमिनल बन गए, ठीक है? वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई अनटचेबिलिटी को, छुआ-छूत को मानता है अपर कास्ट का, तो ये ऑफ़ेंस क्या होगा? डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही उनको राइट मिला है कि उनके साथ कोई भेदभाव या छुआ-छूत के आधार पे उनको अलग नहीं समझ सकता, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए कि अगर माइनॉरिटीज़ का कोई राइट है, ठीक है? और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो उस राइट्स को नहीं मानती है या उसका उल्लंघन करती है, तो ये भी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, क्योंकि उनको जो प्रोटेक्ट करने का राइट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दे रखा है, ठीक है? और स्टेट का काम है कि उनको, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करे, उनके सामाजिक अधिकार को, दलित्स के या अन्य जो कास्ट हैं उनके, आदिवासीज़ के, ठीक है? और इवन जो रिलीजन में भी माइनॉरिटी है, आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तो समझते हो ना, माइनॉरिटी कम संख्या में, मेजॉरिटी ज़्यादा संख्या में, तो ये सारे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होंगे, ठीक है? उसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा चैप्टर है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, पर आपको इन डेप्थ में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होना चाहिए, और स्पेशली पार्ट 3 और पार्ट 4 को डिस्कस किया गया है, जो सोशल जो लाइफ होती है, जो सामाजिक हमारा जीवन होता है, या सामाजिक इकोनॉमिक भी ले लीजिए, सामाजिक आर्थिक, उसके लिए है, ठीक है? तो इसको आप शॉर्ट में नोट्स बना लीजिएगा इस चैप्टर का, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे लोग तो आई बिलीव कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको तो ऑलरेडी ये चैप्टर अच्छे से आता होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में 2-4 चीज़ें समझ लीजिए। एक तो ये सामाजिक आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन, विकास, बदलाव के लिए आया गया है। और देखिए, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ कोर्ट नहीं है। अगर जो हमने ऊपर पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारा 4th पार्ट, जिसको हम डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर इसे कोई नहीं मानता तो आप कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीके का रास्ता तैयार किया गया है स्टेट्स के लिए कि इस पे काम कर सके, ठीक है? एक आइडिया दिया गया है उनको। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे इसमें भी एजुकेशन जो था, कहा गया था कि 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन
कंपल्सरी कर दिया जाए, जो कि बाद में हमारा फंडामेंटल राइट 21A में बन गया। तो इसमें से हमने कुछ आइडियाज़ लेके फंडामेंटल राइट्स में भी डालने की कोशिश की है, और समय के साथ बदलाव आएगा और फंडामेंटल, बट ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसका उल्लंघन करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो देखिए, कॉमन गुड एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी, ठीक है। तो स्टेट का काम क्या है कि वो मिनिमाइज करे इनइक्वालिटी और इनकम, और जो भी इनइक्वालिटी से मतलब असमानता से संबंधित कुछ भी है, धन से संबंधित हो गया, स्टेटस से संबंधित हो गया, उसको कम करने का प्रयास करे स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट। एंड जो भी इंडिविजुअल है, जितने भी ग्रुप है, एक एरिया में रह रहे हैं, डिफरेंट तरीके के काम कर सकते हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो कि आर्टिकल 38 कहता है, ठीक है। अमंग द इंडिविजुअल बट ऑल्सो अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरिया और इंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए, और जो असमानता है समाज में उसे कम करने का कोशिश किया जाए। उसके बाद जो आर्टिकल 39 है वो बताता है कि जो वेल्थ का वो है, मतलब जो पैसा है वो एक ही दो लोगों के हाथ में उसका कॉन्सेंट्रेशन होने से रोका जाए, यानी पूरा धन को कुछ ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं ऐसा होने से रोका जाए। हर किसी को इक्वल पे मिले, उनके मतलब जितना उन्होंने काम किया है। मान लीजिए एक ही काम के लिए कई बार ये होता है कि औरतों को कम पैसा मिलता है, आदमियों को ज़्यादा, तो वैसा ना हो, दोनों को इक्वल मिले। उनका हेल्थ और स्ट्रेंथ वर्कर्स की मेंटेन करने की, जो काम करते हैं उनकी कोशिश की जाए, मेन और वुमेन दोनों की। एंड बच्चे जो होते हैं जिनको अब्यूज़ किया जाता है काम पे या ऐसा ना हो, बच्चे अपने जो हेल्दी लाइफ जी सके, उनको फ्रीडम हो, उनको डिग्निटी हो, ठीक है। उसके बाद लॉ से संबंधित क्या हमको आर्टिकल 4 में पार्ट 4 में मिलता है वो देख लेते हैं। तो जो है जस्टिस, जो न्याय है वो हर किसी को मिलेगा, ठीक है, बेसिस ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फ्री लीगल एड। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक तरीके से इसको इस तरह से समझिए कि किसी भी पर्सन को अगर मान लीजिए न्यायिक कोई समस्या है, मान लीजिए उसे कोर्ट ही जाना है और उसके पास पैसा नहीं है, तो स्टेट इंश्योर करे कि उसको भी राइट हो कि वो अपना साइड रख सके, ठीक है। और मतलब उसको जो भी लीगल एड की ज़रूरत पड़े, मतलब मान लीजिए लॉयर की ज़रूरत है या कुछ भी इस टाइप की, तो स्टेट प्रोवाइड करे। आर्टिकल 39A इसको 1977 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी न्यायिक प्रोसेस में जो पैसे वाले नहीं होते उनको बहुत समस्या होती है उसके लिए, ठीक है। आर्टिकल 44 में हम कहते हैं स्टेट को कि वो सिक्योर करे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पूरे इंडिया में एक ही जैसा हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हर, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन मैरिज, एडॉप्शन, इन सबको लेके सेम ही लॉ सबके लिए हो, ठीक है। उसके बाद जो कि अभी हुआ नहीं है, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट हर धर्म के लिए अलग अलग मैरिज और इन सब के रूल हैं, उसको एक करने की बात कही जा रही है कि फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए। उसके बाद जो जुडिशरी है, जो न्याय का प्रोसेस करती है, और जो एग्जीक्यूटिव है जो कि एग्जीक्यूट करती है सारे जो वो लेजिस्लेशन, कानून बनाता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव उसको कानून को लागू करती है, और कानून ना लागू हो या जो काम है वो ना लागू हो तो उस पर जुडिशरी अपना न्याय देती है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करना, ठीक है। उसके बाद विलेज पंचायत की बात 14 आर्टिकल में की गई है कि एक सेल्फ गवर्नमेंट सबसे लोअर लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम दो लेवल पे गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल और स्टेट, तो आपको लगता है गांव के छोटे छोटे जो लोग हैं, जो छोटे छोटे गाँव से आते हैं, वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं पहुँच पाएंगे। तो एक उनके करीब एक गवर्नमेंट सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी समस्या हो तो वो जा सके, ठीक है। उसके बाद इस तरीके की इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे हम राइट टू वर्क का जो वो है प्रोविज़न, उसको सिक्योर कर सकें। और अगर ना जॉब मिले तो हम
जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, जैसे मनरेगा हो गया, ओल्ड एज हो गया, सिकनेस हो गया, ऐसा कोई भी इशू है तो भी हम उनको उनकी जो प्रॉब्लम को है सॉल्व करें या किसी तरीके का एड प्रोवाइड करें। ठीक है, मतलब जैसे हम वेलफेयर स्टेट है, आपको जैसे ही हमने स्टार्ट में बताया था, तो वेलफेयर स्टेट का क्या काम होता है कि अपनी जो जनता है उसका वेलफेयर, उसका जो विकास है, उसका जो जो स्टेट का काम है, जैसे कि मैंने बताया कि हम वेलफेयर स्टेट है, तो स्टेट का काम है कि जो जनता के हित में काम करे। ठीक है, तो ये हित की बात की जा रही है कि भाई सबको जॉब मिलने का मतलब एक अपॉर्चुनिटी, जॉब ना मिले तो स्टेट उनको कुछ प्रोवाइड करे। जैसे कि मैंने मनरेगा का एग्जांपल दिया, ओल्ड एज में या कोई सिकनेस हो इस टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे हैं और भी जैसी व्यवस्थाएं की जाए। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट है वो एक काम करे कि जो न्यूट्रिशन का मतलब लेवल है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ जो है उसको मतलब बेटर करने की कोशिश करे। ठीक है, और जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं हम, अब कुछ ड्रग्स तो हम अपने आप को मेडिकल मतलब मेडिसिन के तौर पे लेते हैं ठीक करने के, उसके अलावा जो हार्मफुल ड्रग्स हैं उनको बैन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो दो चीज़ें बात की गई कि न्यूट्रिशन लेवल, आपको पता है कि गरीब लोगों के पास इश्यूज होती हैं कि नहीं उनको मिल पाता इस प्रकार का खाना कि उनका जो न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरा हो सके, यानी उनका पोषण तत्व पूरा मिल सके। तो उसको ठीक करना, उनकी जीवन शैली को ठीक करना, पब्लिक हेल्थ को ठीक करना, और मेडिसिन के अलावा जो इस तरीके के हार्मफुल मतलब पॉइजन जैसे या ड्रग्स जो इस टाइप के हैं उनको बैन करने की कोशिश करना। ठीक है, अब राइट्स ऑफ वर्कर्स हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 43 में राइट्स ऑफ वर्कर हमें मिलता है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कि जो वर्किंग कंडीशन है, जहाँ पे भी वर्कर काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके का होना चाहिए। बहुत ही बुरी बुरी स्थिति में लोगों को काम करना पड़ता है। अगर कोई विमेन है वो माँ बनने वाली है तो उसको उसमें भी कुछ छूट मिलना चाहिए, लाइक छुट्टी वगैरह। ठीक है, उसके बाद इस टाइप के एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, जैसे वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्रियल्स में काम करने वाले के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, उनके जो वेज है मतलब कितनी उनको तनख्वाह मिलती है उसको देखना। उसके बाद उनका वर्क का जो स्टैंडर्ड है वो डिसेंट होना चाहिए, और उनको अपनी लाइफ में और भी चीज़ें इंजॉय करने की चीज़ें मतलब मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सातों दिन काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह कहते हैं, इनको रूरल एरिया में बढ़ावा देना चाहिए, आर्टिकल 43 कहता है। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, अब जो चिल्ड्रन के लिए क्या लिया गया है इस सेक्शन में, तो बच्चों को जो कि 14 ईयर्स के हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है आर्टिकल 45 में। पहले ये नॉन इन्फोर्सेबल था, ठीक है, इसे फोर्स नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये डीपीएसपी में था, लेकिन नाउ अब 21A में हमें ये फंडामेंटल राइट की तरह मिल चुका है। उसके बाद जो स्टेट का काम है कि वो जो स्पेशल केयर है और एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन का, यानी जो वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उनको सोशल इनजस्टिस से, यानी समाज में जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उससे बचाना और हर प्रकार के शोषण से बचाना, और उनका शिक्षा का से संबंधित और आर्थिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना आर्टिकल 46 में। ठीक है, उसके बाद 48 में ये एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से संबंधित है कि ऐसा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पर डेवलप करना। कहने का तात्पर्य ये है कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना, जिसमें हम अलग अलग टाइप की टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके काइंड ऑफ उसको बेटर बनाएं। उसके बाद स्टेट का एक और ऑब्लिगेशन है कि वो हर जो भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के मतलब जो भी इतिहास से संबंधित या नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, उनको कोई हानि ना पहुंचा सके, उन सब चीज़ों से उसे बचाए, आर्टिकल 49 में। और 48 में जो कि हमने 42 अमेंडमेंट किया था 1977 में, उसमें ये ऐड किया गया था कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को भी कंट्री के प्रोटेक्ट करना है। जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ है, उन सबको प्रोटेक्ट करना है। सो इस चैप्टर में बस बेसिकली आपको आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। आप लिस्ट बना लीजिए आर्टिकल्स का, अगर आपको आर्टिकल्स याद करने हैं तो, और उसके हिसाब से आप याद करके इस चैप्टर को जा सकते हैं।
आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा ही होगा, बिकॉज आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।